नमस्कार, संसद टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं हर्ष रंजन। अर्थनीति, जी हाँ, वही प्रोग्राम जिसमें हम बिजनेस, फाइनेंस और इकोनॉमी से संबंधित जटिल लगते हुए मुद्दों को बड़ी ही आसान भाषा में समझने समझाने की कोशिश करते हैं। संसद में बजट पेश हो चुका है, इस पर चर्चाओं का दौर जारी है। बजट के बारीक बिंदुओं को लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग तरीके से बजट प्रस्तावों का इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है। हमारी आज की कोशिश है कि अर्थनीति में हम बजट के प्रस्तावों की मूल भावना, उसमें निहित अर्थव्यवस्था को संतुलित गति देने वाले टूल्स और इसके शॉर्ट, मिड और लॉन्ग टर्म के प्रभावों के बारे में एक सार्थक चर्चा करें। साल 2023-24 के बजट में वित्त मंत्री ने उन 7 कारकों का जिक्र किया है जो भारत की अर्थव्यवस्था को गति देंगे, इसे मजबूत बनाएंगे। और इन 7 को अर्थव्यवस्था का सप्तऋषि कहा गया। सप्तऋषि यानी आकाश के वो तारे जो न सिर्फ रोशनी देते हैं बल्कि दिशा का भी ज्ञान कराते हैं। और इस बार के बजट के हमारे सप्तऋषि हैं समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, अवसंरचना एवं निवेश, संभावनाओं को उन्मुक्त करना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। और बजट की बारीकियों पर बात करने के लिए, खासतौर पे बजट के जो सप्तऋषि हैं उस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 2 खास मेहमान। हमारे साथ मौजूद हैं पंकज वशिष्ठ, आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं RIS में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ हैं सिद्धार्थ, आप टाइम्स ऑफ इंडिया के नेशनल इकोनॉमिक एडिटर हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और जैसा कि इंट्रो आपने सिद्धार्थ सुना, आपसे ही मैं शुरुआत कर रहा हूं कि ये बजट के सप्तऋषि हैं, रोशनी देते हैं, तारे दिखाते हैं और मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। और वित्त मंत्री ने जैसा कहा कि ये 7 कारक जो है, फैक्टर्स जो हैं, एरियाज जो हैं, ये आपस में एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो 2 सवाल है और दोनों इससे जुड़ा हुआ है कि एक तो बजट को आप समग्र दृष्टि से कैसे देखते हैं, और दूसरा कि खास तौर पर ये 7 कारक कैसे अर्थव्यवस्था को आगे ले जाते हुए और एक दूसरे को पूरक करते हुए दिख रहे हैं। जी, जो जैसा वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में भी बोला कि ये जो इस बार का बजट जो है, जो कि वित्त वर्ष 23-24 के लिए है, उसमें जो अनाउंसमेंट्स हैं वह एक सीरीज़ में है। उसकी फाउंडेशन रखी गई है पिछले कुछ वर्षों में, जिसको उन्होंने आगे बढ़ाया है। और जो चैलेंजेस आ रहे हैं हमारे सामने, देश के सामने, वित्तीय सिस्टम के सामने, प्रणाली के सामने, उसको उन्होंने एड्रेस करने की कोशिश की है। यदि आप सरकार की नीतियों को देखें तो उसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट एक बहुत अहम हिस्सा रहा है, चाहे वह जैम ट्रिनिटी के द्वारा रहा हो, चाहे वह DBT के द्वारा रहा हो, चाहे वह स्वच्छ भारत या स्वस्थ भारत, जो भी आप कार्यक्रम देखें, उन नीतियाँ देखें, उसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु रही है। उसी तरीके से यदि आप देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है, चाहे वह रोड बनाने हो, नए एयरपोर्ट बनाने हो, चाहे रेलवे को फिर से एक तरीके से ऐसे एक ट्रांसपोर्ट के सेगमेंट में लाया जाए ताकि वो रोडवेज और एयरवेज दोनों को कंपटीशन दे सके। और उसी तरीके से वित्तीय सिस्टम को सुधारा जाए। इन सारी चीज़ों पे सरकार की नीतियां रही हैं, उसको वित्त मंत्री जी ने आगे बढ़ाया है। और जो एक सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने की है वह यह की है कि बजट के दायरे में रहते हुए किस तरीके से वह इन्वेस्टमेंट बढ़ाई जाए और वह कैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर में तब्दील हो, जिससे कि सीमेंट, स्टील, अन्य चीज़ों के डिमांड बढ़े और साथ ही रोज़गार पैदा हो सके। इस पे खास करके ध्यान दिया गया है। बिल्कुल। पंकज, जैसा अभी बता रहे थे सिद्धार्थ कि खास तौर पर जो चुनौतियां हैं, एक वित्त मंत्री के सामने जो चुनौतियां होती हैं बजट पेश करने के लिए, उन चुनौतियों का ध्यान रखा गया है कि कैसे उनसे निपटा जाए, कैसे सामना किया जाए। और साथ ही
जो ये 7 जिन सप्तऋषि का हम जिक्र कर रहे हैं वो एक दूसरे को बढ़ाए। जैसे एक सबसे बड़ी चुनौती अगर हमें लगती है अभी की स्थिति में, तो वैश्विक मंदी तो है ही। दुनिया के सारे देश भारी महंगाई से जूझ रहे हैं। रिसेशन कई जगह आ चुका था पिछले साल या बिल्कुल ज़ीरो के आसपास है। आपका क्या मानना है कि ये कैसे एक दूसरे को पूरक करेंगे? रोज़गार के अवसर कैसे बढ़ेंगे? ग्रोथ हम कैसे मैनेज करेंगे? इन्फ्लेशन को कैसे मैनेज करेंगे? जी। जैसा कि सिद्धार्थ जी ने बताया कि ये जो बजट है इसको मैं भी एक स्टैंड अलोन उसमें नहीं देखता हूँ, ये एक कंटिन्यूटी है। अगर आप देखेंगे पिछले 6-7 साल से इस सरकार को एक अर्थव्यवस्था मिली थी, एक उसका कॉन्टेक्स्ट था। उस कॉन्टेक्स्ट में कुछ चुनौतियाँ थी। उन चुनौतियों को निपटने के लिए पिछले 6-7-8 साल में लगातार प्रयास हुए हैं जो इस सप्तऋषि के आसपास घूमते हैं। अब सप्तऋषि में एक 2-3 चीज़ें तो सिद्धार्थ ने टच की हैं, एक पे मैं टच करना चाहूँगा, यूथ। अब यूथ का जो इशू है कि आप देखें कि इंडिया अगले 1 से 1.5 साल में दुनिया का सबसे पॉपुलस कंट्री हो जाएगा। चाइना की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो नेगेटिव हो गई है। जापान का आपको पता है, और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पे भी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो नेगेटिव है। लगभग 10 लाख लोग हर साल लेबर मार्केट को ज्वाइन कर रहे हैं। तो आपके पास चैलेंज है कि उनके लिए कैसे आप एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करें। तो पिछले 6-7 साल में उन दोनों पक्षों पे, एक होता है डिमांड साइड कि आप उस तरह की एम्प्लॉयमेंट के अवसर क्रिएट करें, और दूसरा होता है सप्लाई साइड कि जो लोग लेबर मार्केट को ज्वाइन कर रहे हैं उनमें राइट तरह के स्किल को जनरेट किया जाए। तो अगर आप देखें इस बजट में भी जो पिछले 3-4-5 साल में जो स्किल डेवलपमेंट को लेके फोकस रहा है, चाहे वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो, चाहे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो, चाहे अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देने को, उसको एक नया आयाम दिया है इसमें। चाहे इसमें जो एक स्पेसिफिक है कि अब जो इंडस्ट्री 4.0 के लिए जो स्किल चाहिए उनके लिए स्किल डेवलपमेंट का प्रावधान किया गया है। उसके साथ जो 30 इंटरनेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर की बात की गई है वो बहुत एक अच्छी पहल है। वो ना सिर्फ हमारे भारतीय युवाओं को लिए रोजगार उपलब्ध करवाएगी, बल्कि जो वैश्विक स्तर पर जो लोग स्किल शॉर्टेज से जूझ रहे हैं वहाँ पे भी काफ़ी इम्पैक्ट करेगी। दूसरा जो है कि अनलीशिंग पोटेंशियल वाली जो बात हो रही है, अगर आप देखें पिछले 30 साल में विश्व में भी और हिंदुस्तान में भी ग्रोथ हुई है, पर अगर कहीं ना कहीं इंडिया का कंपैरिजन करें हम साउथ ईस्ट एशिया के साथ, तो हमारी ग्रोथ रेट वहाँ से थोड़ी कम रही है। और उसका एक रीज़न सबसे बड़ा बताया गया ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। तो पिछले 6-7 साल में उस ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी रेगुलेटरी रिफॉर्म किए गए हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में इस बजट में भी जो हमारी वित्त मंत्री हैं उन्होंने इस डायरेक्शन में काफ़ी अच्छा काम किया है। जो अगर आप देखेंगे भी हमारा जो FDI इनफ्लो पिछले 2-3 साल में अगर देखेंगे तो हिस्टोरिकली हाई लेवल पे है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ग्रोथ को और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी अच्छे प्रावधान किए गए थे पिछले बजट में भी, और इस बजट में भी उसको कंटिन्यू किया गया है। और जहाँ तक इन्फ्लेशन की बात है, इन्फ्लेशन का हमारे यहाँ समस्या क्या है कि अगर पिछले 1-2 साल में देखेंगे तो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन रही है। समस्या क्या है कि हमारी बहुत बड़ी डिपेंडेंस है विदेशों पे, जहाँ तक हमारे इंपोर्ट ऑफ क्रूड की बात आती है जी। तो वो अभी सिचुएशन जो लग रहा है पिछले अगले 1 साल तक, क्योंकि वैश्विक स्तर पे डिमांड कोई ज़्यादा खास अच्छी नहीं होने वाली है। अगर आप, मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं देखा होगा आपने जो फोरकास्ट आई है IMF के, तो ग्लोबल इकोनॉमी कोई अच्छा नहीं करने वाली है। उसकी वजह से जो क्रूड प्राइसेस हैं इंटरनेशनल मार्केट में वो सबड्यू रहने वाले हैं। तो उसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि इन्फ्लेशन में कोई बहुत ज़्यादा चैलेंज हम फेस करने वाले हैं अगले 1 साल में। तो मोटा मोटी तौर पे इन्फ्लेशन काफ़ी कंट्रोल रहने वाली है। जो एक थोड़ा बहुत हमें प्रॉब्लम होगी कि हमारी जो एक्सपोर्ट ग्रोथ रेट है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट होगी, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी जो मेजर इकोनॉमी है वो या तो बहुत स्लो डाउन कर रही है या कुछ रिसेशन में भी स्लिप करने के चांसेस हैं। तो उसको सपोर्ट करने के लिए हमारे यहाँ पे वित्त मंत्री ने कोशिश की है कि डोमेस्टिक डिमांड को बढ़ावा दिया जाए, चाहे वो कैपेक्स के जरिए हो या फिर जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र भी बढ़ाए गए हैं उसकी वजह से। तो उन माध्यमों से उस जो एक इंटरनेशनल मार्केट में हमारा जो एक्सपोर्ट होता था उससे जो डिक्लाइन आने से हमारी ग्रोथ पे एक नेगेटिव प्रभाव पड़ने वाला था, उसको कहीं ना कहीं स्टेबलाइज करने की कोशिश की गई है डोमेस्टिक डिमांड। जी पंकज, जैसा पंकज बता रहे थे सिद्धार्थ, कैपेक्स में काफ़ी बढ़ाया गया है जिसको हम अवसंरचना कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और ये GDP का कुल 3.3% है जो कि सबसे ज़्यादा है, 10 लाख करोड़ रुपए हैं। तो इससे क्या क्या एड्रेस होता है? एक तो आप इससे रोज़गार के अवसर भी बढ़ा सकते हैं,
दूसरे अंतिम व्यक्ति तक पहुंच भी आप स्थापित कर सकते हैं। लेकिन हमें ये समझाएं आप कि जब भी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी की भी बात हो रही है, तो इन्फ्लेशन भी साथ साथ बढ़ेगा और इन्फ्लेशन को काबू करने के लिए रिजर्व बैंक लगातार कोशिश कर रहा है। और रिजर्व बैंक की यहाँ पर तारीफ इसलिए करनी होगी क्योंकि जिस संयम के साथ, संयमित तरीके से रिजर्व बैंक ने अपने रेपो रेट को बढ़ाया है ताकि ग्रोथ भी अफेक्टेड हमारा नहीं हुआ है। तो ये ज़रा समझाने की कोशिश करें कि ये फाइन बैलेंस कैसे कर पाएंगे। जी, जो इन्फ्लेशन तब बढ़ेगा, ज़्यादा वृद्धि दो चार कारणों से होती है। एक तो जैसे बताया गया कि इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन होता है, जैसे तेल के माध्यम से आ जाए, चाहे मेटल प्राइसेस के द्वारा से आ जाए, स्टील, कॉपर, इन सब चीज़ों के वजह से। लेकिन क्योंकि अभी यूरोप में और अमेरिका में डिमांड को स्लो डाउन किया गया है, वहाँ डिमांड थोड़ी कम है, चाइना में डिमांड गिरी हुई है, वह कोविड से उभर के आ रहे हैं। तो इस कारण से अभी जो विश्व स्तर पे जो स्टील के दाम हैं वह उस तरीके से नहीं बढ़े हुए जैसे पहले थे। हमारे यहाँ कैपेसिटी है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन यदि आप आंकड़े देखें तो 75% के लगभग है मैक्रो लेवल पर। किसी क्षेत्र में थोड़ा ज़्यादा होगा, किसी में कम होगा, तो निवेश भी हो रहा है। तो इस वजह से उम्मीद ये की जा रही है कि दाम स्टील के या सीमेंट के उस तरीके से नहीं भागेंगे जो कि कैपेक्स द्वारा, कैपेक्स की वजह से नहीं भागेंगे। जहाँ तक आप रिजर्व बैंक की बात कर रहे हैं, रिजर्व बैंक जो है उसने जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है, हमारे यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके दाम बढ़े हुए थे, खास करके खाद्य पदार्थ के, यदि आप देखें तो वो कम हुए हैं। और जैसा रिजर्व बैंक ने कल अपनी पॉलिसी में भी कहा है कि फूड इन्फ्लेशन अब कम हो रहा है, गिरावट आ रही है। और अभी जो सर्दी के जो क्रॉप्स आएंगे, गेहूं वगैरह की भी अच्छी पैदावार होगी, तो इस वजह से उस समस्या पे अभी उतनी गंभीर समस्या नहीं है इन्फ्लेशन की। लेकिन अभी जो हमें ज़रूरत है वह है कि किस तरीके से इकोनॉमिक मोमेंटम, ग्रोथ मोमेंटम को बरकरार रखा जाए ताकि हम 6.5-7% से हमारे जीडीपी में वृद्धि हो सके और रोजगार के अवसर पैदा हो सके। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कैपेक्स किया जाए। कैपेक्स दो तरीके से आता है, या तो सरकार करे या प्राइवेट सेक्टर करे। प्राइवेट सेक्टर में अभी भी सबड्यूड कैपेक्स है, हालांकि पहले की तुलना में देखें तो कैपेक्स बढ़ रहा है और उसकी वृद्धि तेजी से हो रही है। लेकिन सरकार को ऐसा लग रहा है कि उसको भी कैपेक्स करने की ज़रूरत है ताकि जिसको कहते हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्राउड इन किया जा सके, उसको भी लाया जा सके। तो इस वजह से कैपेक्स के दिशा में काफ़ी कदम उठाए गए हैं। और इसका एक और चीज़ पे आप ध्यान दें कि लगभग 50% जो कैपेक्स में 10 लाख करोड़ में से 50% जो है रोड और रेलवे में जाएंगे। जी। यदि आप हमारी इंडस्ट्री से बात करें तो एक बहुत बड़ी समस्या है लॉजिस्टिक्स कॉस्ट की। और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने के लिए जितना आप अपना रोडवेज और रेलवेज और इस तरीके की चीज़ों पे आप निवेश करेंगे, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को आप आने वाले दिनों में कम कर पाएंगे। और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट पे और लॉजिस्टिक्स पे सरकार का विशेष ध्यान है। आप ये जो गति शक्ति हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं, इससे भी काफ़ी कुछ लॉजिस्टिक्स ये आसान हुआ है। और पंकज, जब भी बजट की बात आती है, जब भी बजट कोई पेश करती हैं वित्त मंत्री, तो उसमें 5-6 शब्द बड़े आम तौर पे आते हैं। स्पेंड्स हैं, अर्निंग्स क्या हैं, फिस्कल डेफिसिट है, ग्रोथ है, इन्फ्लेशन क्या है, डिमांड को कैसे जनरेट करेंगे। ये एक ऐसा साइकिल है कि अगर आप डिमांड ज़्यादा जनरेट कर रहे हैं तो इन्फ्लेशन होता है। फिस्कल डेफिसिट वो कि जो सरकार की अर्निंग है और जो सरकार के स्पेंड्स हैं उनके बीच का फासला। और इसको अगर हम परसेंटेज के टर्म में देखते हैं तो जाहिर सी बात है हम उसे जीडीपी से मानते हैं कि जीडीपी की तुलना में वो कितना प्रतिशत है। अब अगर जीडीपी बहुत ज़्यादा है, फिस्कल डेफिसिट उतना ही है, तो भी प्रतिशत के तौर पे वो कम लगेगा। जीडीपी आपकी कम है तो फिस्कल डेफिसिट कम होते हुए भी प्रतिशत के तौर पे वो ज़्यादा लगेगा। इसे समझाएं कि इसे कैसे सरकार मैनेज करती है बजट में। देखिए, जहाँ तक फिस्कल डेफिसिट का सवाल है, वो सीधा है कि जैसे हम अपने घर में देखते हैं कि हमारी आय है और हम कुछ खर्च कर रहे हैं। अब अगर हमारी आय खर्च से कम है तो हम उधार लेके, मार्केट से उधार लेके हम खर्च करते हैं। अब हम पर्सनल तौर पे शायद उतना ज़्यादा अपना डेफिसिट नहीं रख सकते बजट में, पर क्योंकि सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसे इंक्लूजन की बात करनी है, उसे लॉन्ग रन ग्रोथ के बारे में सोचना है। और जैसा हाल पिछले 2 साल में रहा है, 3 साल में कोविड की वजह से, अब ग्लोबल स्लो डाउन की वजह से,
तो एक इकोनॉमी को सस्टेन करना है, तो उसके लिए सरकार के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो डोमेस्टिक डिमांड को सपोर्ट करे, लोगों को सपोर्ट करे। तो इस वजह से पिछले 3-4 साल में जो सरकार ने खर्च किया है, अपनी इनकम से ज़्यादा खर्च किया है, तो उसकी वजह से मार्केट बोरोइंग बढ़ी है, उसकी वजह से हमारा डेफिसिट बढ़ा है। अभी पिछले 2 साल में अगर देखें तो फिस्कल करेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं, सरकार लगातार अपना फिस्कल डेफिसिट कम कर रही है। अब उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आपकी जीडीपी ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि डेफिसिट जो है वो रेशो में देखा जाता है, वो आपकी कैपेसिटी दिखाता है कि अगर आपकी इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है तो डेफिसिट, अगर आप ज़्यादा भी खर्च कर रहे हैं तो आपका वो रेशो कम रहेगा, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं रहती है। तो जो आपने सवाल किया कि ग्रोथ का क्या इम्पैक्ट होता है, तो जैसे आप मान लीजिए कि हम अज्यूम कर रहे हैं 6.5 से 6.8% के आसपास ग्रो करेंगे, और अगर यही टारगेट रहता है तो हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो अराउंड 5.9 के आसपास रहने की उम्मीद है। पर अगर यही ग्रोथ हमारी गिर के और नीचे आ जाती है तो ये डेफिसिट अपने आप और बढ़ जाएगा। अब डेफिसिट अपने आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तब आती है जब लॉन्ग रन तक ये सस्टेन करता है, तो उसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर क्राउड आउट होता है, क्योंकि आपकी इंटरेस्ट रेट ऊपर रहता है, मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाती है, क्योंकि सरकार मार्केट से पैसा उठा रही है तो प्राइवेट सेक्टर को नहीं मिलता है। तो इसलिए सरकार को एक बैलेंस रखना पड़ता है कि अगर आप शॉर्ट रन में आपका डेफिसिट बढ़ भी रहा है तो आपकी कोशिश रहती है कि फिस्कल करेक्शन की तरफ जाया जाए, तो उस तरफ सरकार अभी कोशिश कर रही है। और अगर पिछले साल का अगर आप टैक्स रेवेन्यू और हमारा जो गवर्नमेंट रेवेन्यू देखेंगे तो काफ़ी अच्छा, बायोंसी काफ़ी अच्छी रही है। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि पिछले साल का फिस्कल डेफिसिट जो इन्होंने मीट किया है, इस साल भी अगर ग्रोथ बहुत ऊपर नीचे नहीं जाती है, जिसके चांसेस बहुत कम हैं, तो फिस्कल करेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं और धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाया जाएगा। और एक जो मैं बहुत हाईलाइट करना चाहूँगा कि अगर आप पिछले 20-30 साल में अगर स्टडी करें इंडियन बजट्स को, तो आप पाएंगे कि इलेक्शन से पहले का जो बजट होता है उसको इलेक्शन बजट कहा जाता था, और उसमें एक बड़ा इम्पैक्ट क्या होता था कि उस साल सडनली जो फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ता था। आप 2009 का देख लीजिए, 2004 का देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, पर इस साल सरकार ने बड़ा एक उत्तरदायित्व दिखाते हुए, बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते हुए फिस्कल करेक्शन की तरफ गए हैं। एक जो शॉर्ट टर्म जो चुनावी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जो एक पॉपुलिस्ट बजट होता है उस तरफ नहीं गए हैं। तो ओवरऑल एक काफी अच्छी डायरेक्शन में ले जाने की बिल्कुल कोशिश पंकज, जो बताया पंकज जी ने, ये बहुत अहम बात कही कि ये चुनाव पूर्व, ये सरकार का अंतिम पूर्व बजट था, लेकिन इसके बावजूद हम इसे किसी भी तरीके से चुनावी बजट नहीं कह सकते, क्योंकि हम फिस्कल करेक्शन की ओर जा रहे हैं। और चूंकि वित्त मंत्री ने ये भी साफ साफ कहा, प्रधानमंत्री ने भी ये साफ साफ कहा कि ये अमृत काल में हम प्रवेश कर रहे हैं, अमृत काल का ये पहला बजट है, और ये बजट अगले 25 साल, यानी जब भारत, आज़ाद भारत 100 साल का हो जाएगा, उस समय की नींव है, यानी एक से दूसरा लिंक रहेगा, उसको देखते हुए किया गया है, न कि सिर्फ चुनाव के दृष्टिकोण से किया गया। तो पॉपुलिस्ट हम नहीं कह सकते। और आप देखेंगे कि हरित विकास जो एक फैक्टर है सप्तऋषि का, अपने ग्रीन एनर्जी की तरफ जो जा रहे हैं, 2070 तक हम ज़ीरो कार्बन एमिशन पे जो आने की बात कर रहे हैं, उसके तहत 2 योजनाओं का हम जिक्र करना चाहेंगे। जो खास कार्यक्रम शुरू हुए हैं, इसमें हम पढ़ना चाहेंगे यहाँ से कि सतत कार्यक्रम के लिए हरित ऋण कार्यक्रम की एक तो शुरुआत की गई है, जो किसानों के लिए काफ़ी लाभदायक होगा, जो हरित क्षेत्र में काम करते हैं उनके लिए होगा। राज्यों के वैकल्पिक उर्वरक के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए पीएम प्रणाम योजना आई है सामने, और मिष्टी के तहत तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधारोपण की शुरुआत हुई है, और जो वेटलैंड्स हैं उसको भी बढ़ाने की बात की गई है। तो इससे आप दूरदृष्टि में कहाँ तक देख पाते हैं कि इससे हम वैश्विक लेवल पे कहाँ तक स्थापित हो पा रहे हैं, और कितना हम एनवायरनमेंट को सेफ और सिक्योर कर पा रहे हैं? आप यदि प्रधानमंत्री जी का जो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो भारत की जो रणनीति है ग्रीन इकोनॉमी की तरफ, जी, चाहे वो रिन्यूएबल की हो, चाहे वह रिसाइकल रीयूज़ करने की बात हो, चाहे वह इस तरीके के कदम हो, ग्रीन हाइड्रोजन हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, सब चीज़ों पे एक बहुत ही अहम मुद्दा ये रहा है कि किस तरीके से हम ग्रीन इकोनॉमी की तरफ बढ़ें और कैसे हम अपने एमिशन कम करें, कैसे फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कम करें, और कैसे हम एक मतलब संतुलित विकास हो सके, उस पर काफ़ी ध्यान रहा है।
और इस बार एक दो चीज़ें मैं आपके बस नज़र में डालना चाहूँगा जो बजट में और की गई है, जो व्हीकल स्क्रैपिंग की जो बात की गई जी है, जी, बहुत वह भी एक बहुत अहम मुद्दा है, जिसमें पुरानी जो गाड़ियां हैं, चाहे वो सरकारी गाड़ियां हो या एम्बुलेंस हो, उनको बदलने की बात की जा रही है। और यदि आप हाल फिलहाल में नितिन गडकरी जी, जो कि रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के मंत्री हैं, उनका अगर आप बयान देखें तो उनका कहना यह है कि कैसे वह ग्रीन व्हीकल्स की तरफ थ्रस्ट रहेगा। उसी तरीके से यदि 2 रोज पहले वित्त मंत्री जी ने जो फिक्की में क्षमा करें CII में जो बात की, उसमें उन्होंने इंडस्ट्री को बोला है कि आप किस तरीके से ग्रीन बैरियर को आप ओवरकम कर सकें, क्योंकि आप देखें तो यूरोप में कई जगहों पर अब एक कार्बन टैक्स आ रहा है और उसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारे एक्सपोर्ट हो, हमारे जो सामान जो हम भेज रहे हो, वो उनके इनपुट्स भी जो है ग्रीन हो, उनके लिए जो आप कार्बन रिड्यूस करें और किस तरीके से आप इसको ओवरकम करें, नहीं तो ये एक नॉन टैरिफ बैरियर के रूप में इमर्ज करेगा। और वित्त मंत्री जी ने बिल्कुल क्लियरली कहा है, इंडस्ट्री को बोला है कि आप बताएं किस तरीके से सरकार आपकी मदद कर सकती है। जी पंकज, आप देख पा रहे होंगे हम लोग और इस चीज़ को फील भी कर पा रहे होंगे कि 10 साल पुराने डीजल वाहन अगर आप दिल्ली और आसपास के इलाकों में हैं, 15 साल पुराने पेट्रोल के वाहन अब आप नहीं चला रहे हैं। अब आप नए वाहन की ओर आपको मजबूरी है कि जाना ही पड़ेगा और ये अब राज्यों में भी लागू हो चुका है। तो भारत में एक अहम बात कही इन्होंने, जो आपसे मैं उसको रिलेट करना चाहता हूँ, जो ऑयल इंपोर्ट की बात कर रहे थे। धीरे धीरे जब हम वाहनों को लेकर ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, बैटरी से चलने वाली गाड़ियाँ आ रही हैं, आने वाले समय में कितना आपको लगता है ऑयल इंपोर्ट का जो हमारा मामला है गाड़ियों के लिए ख़ास तौर पे कितना कम हो जाएगा? देखिए, आपने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया है और इसको मैं बड़ा थोड़ा विस्तार से इस पे बात करना चाहूँगा। देखिए, आज के दिन हमारी जो डिपेंडेंस है ऑयल पे बहुत ज़्यादा है, हम जानते हैं। और अभी क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कुछ साल में क्लाइमेट चेंज को लेके काफ़ी अवेयरनेस आई है और हमने देखा है उसके इम्पैक्ट भी दिख रहे हैं। तो हर कंट्री कोशिश कर रही है एक एनर्जी ट्रांजिशन की, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन की। अब ईवी की बात की, हमारे यहाँ ईवी पे काफ़ी फोकस हो रहा है, उनका संख्या बढ़ भी रही है। बट अगर ईवी की हम बात करें तो ईवी में जो बैटरीज लगती हैं उसमें लिथियम वगैरह यूज़ होता है, ठीक है। तो अभी प्रॉब्लम हमारी क्या है कि हम लिथियम वगैरह में लिथियम बैटरी हम नहीं प्रोड्यूस करते हैं। लिथियम की जो पूरी की पूरी सप्लाई है वो इट्स मोस्टली कंट्रोल बाय चाइना। तो हम क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल से डिपेंडेंस कम होगी, पर हमारी डिपेंडेंस फिर लिथियम पे बढ़ेगी। पर इसीलिए अगर आप सरकार की थोड़ी दूरदर्शिता देखें तो ग्रीन हाइड्रोजन को आपको देखना चाहिए कि ग्रीन हाइड्रोजन एक ऐसी चीज़ है, अगर इसमें हम सफल होते हैं तो ना सिर्फ हम अपनी डिपेंडेंस ग्लोबल इंपोर्ट पे कम करवाएंगे, बल्कि हम एक अच्छा एक्सपोर्ट अर्निंग सोर्स भी जनरेट कर पाएंगे। तो नो डाउट हम एक अच्छे ट्रेंड की तरफ चल रहे हैं। अगर हम ग्रीन एनर्जी की बात करें तो जो टारगेट हमने 2030 के लिए रखा था वो हमने 8 साल पहले पूरा कर लिया है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, पर कहीं ना कहीं सरकार इस चीज़ को भी याद रखे हुए है कि ऑयल फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंस कम करने के साथ साथ हमें ये देखना है कि लिथियम पे हमारी जो डिपेंडेंस है वो ज़्यादा क्रूशल ना हो जाए। इसीलिए एक अल्टरनेटिव के तौर पे ग्रीन हाइड्रोजन पे हमारा फोकस है। और जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो बहुत दूरगामी सोच के साथ लिया गया कदम है। बिल्कुल। और अब संसद के बजट सत्र से संबंधित कुछ काम की जानकारी। संसद का बजट सत्र 2 भागों में चलता है। पहले भाग में बजट पेश होता है, फिर एक ब्रेक होता है। इस दौरान विभागों की स्थायी समितियां मंत्रालयों के अनुमानित खर्चों का विस्तार से अध्ययन करती हैं। इन्हें डिमांड्स फॉर ग्रांट्स यानी अनुदान की मांग कहा जाता है। समितियां इसके बाद हर मंत्रालय की डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर अपनी अपनी रिपोर्ट जमा करती हैं। समितियों की रिपोर्ट जमा कर देने के बाद इन मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर लोकसभा में चर्चा और फिर वोटिंग होती है। बजट पास होने की अंतिम तारीख तक जिन डिमांड्स पर वोटिंग नहीं हो पाती, इन सभी पर एक साथ वोटिंग करा ली जाती है। अनुदान मांगों को एप्रोप्रिएशन बिल में समाहित कर लिया जाता है। इसे संसद से पास होना जरूरी है, तभी सरकार द्वारा पारित खर्चों के लिए कॉन्सोलिडेटेड फंड यानी भारत की संचित निधि से रकम की निकासी हो सकती है। अंत में फाइनेंस बिल पर वोटिंग होती है। फाइनेंस बिल के पास होने के साथ ही बजटीय प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। संसद में पेश होने के 75 दिनों के भीतर बजट पारित कराना जरूरी होता है। जितने भी कर के प्रावधान होते हैं, जितने भी खर्च करने की बातें होती हैं, उसकी मंजूरी लोकसभा से ली जाती है। लोकसभा से जब ये मंजूर हो जाता है तब ये राज्यसभा को भेजा जाता है। राज्यसभा इस पर बहस कर सकती है, लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकती। ज़्यादा से ज़्यादा उस बदलाव की सिफारिश कर सकती है, जिसे मानना या नहीं मानना लोकसभा के ऊपर निर्भर करता है।
राज्यसभा से जब वो वापस आ जाता है उसके बाद ये मान लिया जाता है कि ये संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया। अगर राज्यसभा 14 दिनों के अंदर इसे वापस नहीं करती तो उसे पारित मान लिया जाता है। आज की अर्थनीति में हमने देखा कि किस तरीके से सप्तऋषियों के माध्यम से जो 7 कारक बताए वित्त मंत्री ने, उनके माध्यम से, उनके जरिए देश का आर्थिक विकास हो रहा है, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच हो रही है। और ये बजट जो है वो सिर्फ इसी साल का बजट नहीं है, ये नींव है अगले 25 साल के बजटों का, जबकि भारत 100 साल का हो जाएगा। आप दोनों मेहमानों पंकज और सिद्धार्थ, आपका बहुत बहुत प्रोग्राम में आने के लिए शुक्रिया। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।